नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे हैं और अपने मिशन को जल्द से जल्द प्राप्त भी करेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ हिस्ट्री के, और इसको हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं जो हम एंशिएंट से पूरे मॉडर्न तक को कवर करेंगे। और इसमें एक अच्छा खासा आपको रेशियो देखने के लिए मिलेगा, एक बड़ी सीरीज देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आप इनके क्वेश्चंस को नोट करें, इसके आंसर्स को नोट करते चलें और अपने क्या कहते हैं नोट्स में उसको शामिल करते चलें, क्योंकि यही नोट्स आपके अंतिम रूप में काम आएंगे। चलिए भाई, इसकी मैं जो भी पीडीएफ है वो लगातार आपको शेयर करता जा रहा हूं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी एटलीस्ट बता सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है आप इसको भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं जब भी आपको स्टडी रिगार्डिंग किसी भी सलाह की नीड हो तो आप कर सकते हैं। चलिए आज के पहले टॉपिक को देख लेते हैं। आज आईबीसी को ही देखेंगे और कल हम वैदिक सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे। भले ही देखिए मैं वैदिक में हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे अब आप भूल जाइए, तो इसलिए मैं एक आध रखूंगा पीछे का क्वेश्चन ताकि आप भाई कम से कम रिवाइज करते रहें। लेकिन वैदिक की तरफ कल हम लोग मूव करेंगे। ठीक, तो आज के इस क्वेश्चन को बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदाड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा और देसलपुर। तो आशा करते हैं कि आपने अपने आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। देखिए, चन्हूदाड़ो तो आपको मालूम है कि ये तो बहुत प्रॉस्परस साइट थी, एक लग्जरी साइट थी। कहाँ की? आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चन्हूदाड़ो एक ऐसी साइट है जहाँ सिटाडल और लोअर टाउन जो है वो अलग अलग आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इवन यहां पर वक्राकार प्रकार की हमको ईंटें भी देखने के लिए मिलती हैं। कोट दीजिए तो एक प्री हड़प्पन साइट है और बाद में जाकर के हड़प्पा साइट के रूप में भी डेवलप हुई। देसलपुर ये भी एक गुजरात की ही हड़प्पा साइट है। लेकिन ये जो सोहगौरा आपको देखने के लिए मिल रही है ये वर्तमान में गोरखपुर में अवस्थित है। और ये जो यहां से हमको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड का एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें यह हमें ज्ञात हुआ है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक अकाल पड़ा था और उस अकाल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कौन से वेलफेयर मेजर्स, कल्याणकारी उपायों को अपनाया गया था। तो वो फिर हमें सोहगौरा से उसकी प्रॉपर जानकारी भी मिलती है। तो सोहगौरा इंस्क्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, दिमाग में रखिएगा। ठीक, यहां पर आप इसको देख सकते हैं। कुछ को मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट से इसको देखते रहिए। मांडा जो है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, ठीक है, और आलमगीरपुर जो है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है। दैमाबाद जो है वो साउदर्न मोस्ट है। और यहाँ पर सुत कांगेडोर जो है वो आपका सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें नए से पुराने की तरफ अगर मुझे लेकर के जाना होगा तो कौन सी साइट आपको देखने को मिलेगी? सबसे नई साइट तो फिर यही होगी आपकी, है ना। तो मेरे भाई ये पोस्ट हड़प्पा फेस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि सभ्यता का जो एक्सपेंशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हुआ है। तो सबसे आखिरी में भाई आलमगीरपुर आया। तो आखिरी का मतलब ही क्या है? ये तो एक बॉर्डर स्टेट हो गया ना। इसको इस हिसाब से आप देखेंगे तो जैसे हमारा कोई बॉर्डर स्टेट होता है, वैसे ही हड़प्पा के लिए ये भी तो एक बॉर्डर स्टेट है इस समय, क्योंकि सभ्यता का प्रसार इसलिए एक्सपेंशन इधर हुआ है। तो दैट्स वाई आलमगीरपुर जो है ये आपको पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन सोसाइटी के रूप में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। हड़प्पा भी दिख रहा होगा, मित्ताथल भी दिख रहा होगा, राखी गढ़ी के जस्ट पास में है। ठीक है, चन्हूदड़ो आपको ये साइट देखने के लिए मिलेगी। गिलुंद एक प्रॉस्परस चालकोलिथिक साइट है जहां से कॉपर की माइनिंग भी की जाती थी। कॉपर मतलब तांबे की। ऐसे ही आहार है, बनास है, यहां पर भी कॉपर की माइनिंग की जाती थी। ठीक है, वैसे ही लोथल आपको दिख रहा है, रंगपुर देखने के लिए मिल रहा है, यहां देसलपुर देखने के लिए मिल रहा है। दैमाबाद हो गया, कायथा, नवदा टोली, ये आपकी चालकोलिथिक साइट है।
ठीक है, तो इनको प्लीज याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ कुछ हिस्टोरिकल प्लेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि ये किस लिए जाने जाते हैं। जैसे बुर्जा होम यहाँ पर लिखा गया है, ये चट्टानों को काट कर यहाँ पर गुफाएं बनाई गई। चंद्रकेतुगढ़ जो है यहाँ पर टेराकोटा कला के लिए फेमस था। गणेश्वर जो है वो बेसिकली कॉपर आर्ट के लिए प्रसिद्ध था, मतलब तांबे की कलाकृतियां हमको यहां से प्राप्त हुई हैं। आंसर आपने सिक्योर कर दिया होगा, मैं आशा करता हूं। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। बुर्जा होम जो है ये पिट ड्वेलिंग के लिए बेसिकली फेमस है और नियोलिथिक की एक इंपॉर्टेंट साइट थी, तो ये हम लोग पहले देख भी चुके हैं। दैट्स वाई एक तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो या तो 3 होगा या तो 2 और 3 होगा। चंद्रकेतुगढ़ अगर आप देखें बंगाल में, तो यहां से हमको इसके प्रॉपर एविडेंस मिले हैं। मिट्टी की हमको मृणमूर्तियां, कलाएं देखने के लिए बहुत भारी मात्रा में मिली है चंद्रकेतुगढ़ में, तो ये सही आंसर होगा। तो 2 अगर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर हम लोगों ने देखा है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, और ये प्री हड़प्पा से बहुत गहरे स्तर पर एसोसिएटेड था, क्योंकि यही राजस्थान का इलाका हुआ करता था। यहां से हड़प्पा वासी कॉपर को अपने यहां इंपोर्ट करते थे और अफगानिस्तान से वो बेसिकली टिन को इंपोर्ट करते थे। दोनों को मिला करके वो फिर ब्रॉन्ज बनाते थे। तो ब्रॉन्ज आपका बनता था टिन से और कॉपर से, तो उसीलिए उसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर 2 और 3 जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट कह रहा है, जरा देखने का प्रयास कीजिए। The popular statue of a dancing girl was found at Harappa. The bronze figure of bull was discovered from Mohenjo-daro. इनमें से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? कितने कथन सही हैं? एक नाचती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई। बैल की एक कांसे की प्रतिमा हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या कोई भी नहीं। आशा करता हूं आपने अब तक आंसर को अपने सिक्योर कर लिया होगा। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमको नर्तकी की जो प्रतिमा मिली है वो मोहनजोदारो से मिली है, स्पेशली वहीं की वो नर्तकी की प्रतिमा फेमस है। और ब्रॉन्ज का ये स्टैचू था, ठीक है ना। और ये त्रिभंगा पोस्चर में बेसिकली हमको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। त्रिभंगा पोस्चर में है, मतलब एक तरफ इसने इस प्रकार से हाथ किया हुआ है, एक तरफ इसने कमर को थोड़ा सा झटका दिया हुआ है, एक तरफ इसने पैर को यहां से बेंड किया हुआ है। तो ये जो इसी को बोला गया था त्रिभंगा पोस्चर। तो त्रिभंगा पोस्चर में है। इवन इसके हाथ को अगर आप देखेंगे तो इसमें हाथ में आपको बैंगल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। आज भी बहुत सारी भारतीय महिलाएं इवन ट्राइबल कल्चर में बैंगल्स पहनने की ऐसी परंपराएं मौजूद हैं, ठीक है। यहां पर दूसरा दिया हुआ है कि बैल की कांस्य प्रतिमा जो है वो हमको मोहनजोदाड़ो से मिली है। हाँ, यहां से हमको इस प्रकार की कांस्य की प्रतिमा मिली है, ऐसा नहीं कि नहीं मिली, यहां से हमको मिली है। तो इस आधार पर अगर मैं देखूं तो बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सही है, सही है, ठीक। ये टेलीग्राम चैनल दिया गया है, विनम्र निवेदन है, यहीं पर आपसे पीडीएफ मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा यहां से देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पॉटरी कल्चर। पॉटरी कल्चर, मिट्टी के बर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है लिखा है? परफोरेटेड पॉटरी वॉज प्रोबेबली यूज फॉर स्ट्रेनिंग बेवरेजेस। ओके, ठीक है। पेंटेड वेयर पॉटरीज इज मोर कॉमन देन प्लेन पॉटरी। मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को समझ लीजिए। फिर देखिए, जब हम हड़प्पा की पॉटरी के बारे में बात करते हैं, हड़प्पा के मृदभांडों की बात करते हैं, तो हड़प्पा के मृदभांड हमको 2 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। एक तरफ हमारे पेंटेड वेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, अर्थात पॉलिशदार वेयर हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसको बोलते हैं आरबीडब्ल्यू। आरबीडब्ल्यू का मतलब होता है लाल काले मृदभांड। लाल काले मृदभांड मतलब ये लाल कलर से बनाया गया है, लाल कलर से इसको पूरा बनाया गया है। जैसे ये बना दिया मैंने भाई लाल कलर, ठीक है, ये लाल कलर कर दिया। अब इसमें ब्लैक कलर से कुछ रेखाएं खींची गई हैं, ये बना दिया गया मैंने, इस प्रकार के कुछ डिजाइन बना दिए गए, तो इसी को बोला गया ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। बाकी प्लेन पॉटरीज भी यहां पर हमको देखने के लिए मिली हैं, लेकिन मोस्टली पॉटरी जो है वो ये वाली है, आरबीडब्ल्यू।
RBW टाइप की पॉटरी हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा पॉटरीज इनमें ही देखें तो कुछ अलग अलग प्रकार के हमको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कुछ पॉटरी जो है उसको मिनिएचर पॉटरी कहा जाता है, मिनिएचर पॉटरीज कहा जाता है। मिनिएचर पॉटरी को हिंदी में कहते हैं लघु मृद भांड, लघु मृद भांड। और ये कुछ ऐसे होती है, ये कुछ ऐसे है पॉटरी, ये इलोंगेटेड है, ये थोड़ा सा नैरो और इलोंगेटेड है, मतलब सकरी और लंबी वाली पॉटरीज हैं। इसको इसमें फूड ग्रेन्स को भी स्टोर किया जाता था। इवन बरियल पॉटरी भी यही कहलाती है, मतलब मरने के बाद जो शवाधान का कुछ सामान अमान है वो इसी में रख के दफनाया भी जाता था, जैसे बरियल पॉटरी भी कहा जाता था। इसके अलावा दूसरा हुआ करता था फियांस पॉटरी, फेयांस पॉटरी। ये स्पेशली जो है वो डेकोरेशन के पर्पस से रखी जाती थी, इसे सजावट के लिए बेसिकली यूज किया जाता था, इसे फेयांस पॉटरी कहा जाता था। उसी प्रकार तीसरा हुआ करता था परफोरेटेड पॉटरी। परफोरेटेड पॉटरी जो है ये लिकर और ड्रिंकिंग बेवरेजेस जो हैं उनको छानने के लिए बेसिकली इसको यूज करते थे। तो इसमें ऐसे बहुत सारे होल्स बने हुआ करते थे, तो उसको छानने आने के लिए यूज किया जाता था। इस प्रकार की 3 इंपॉर्टेंट पॉटरीज जो हैं वो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशंस में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में मागन और दिलमुन किस रूप में जाने जाते थे? मागन और दिलमुन किस रूप में जाने जाते थे? ये व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तुएं हुआ करती थी। ये कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को दिखाया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन पश्चिम एशियाई क्षेत्र हुआ करते थे ये, या विलासिता की वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले मृद भांडों के ये प्रकार हुआ करते थे। तो क्या लगता है भाई आंसर? तो आशा करता हूं कि आपने अपना आंसर सिक्योर कर लिया होगा। तो देखिए, दिलमुन और मागन, आपको मालूम है कि एक मेसोपोटामिया का इंस्क्रिप्शन भी हमें मिला है जिसमें अक्काड के शासक सारगोन के द्वारा यह बेसिकली कहा गया है कि दिलमुन और मागन और मेलुहा के व्यापारी हमारे यहां आकर के व्यापार किया करते थे। देखिए, दिलमुन का संबंध आज बहरीन से बेसिकली लगाया जाता है, मागन का संबंध बेसिकली ओमान से लगाया जाता है, और मेलुहा का संबंध बेसिकली हड़प्पा सभ्यता से लगाया जाता है, इंडस वैली से बेसिकली लगाया जाता है। ठीक है ना? तो अब यहां पर मैं दिखाता हूं। देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो ये मगान करके लिखा हुआ है, तो ये ओमान से लगाया जाता है इसका संबंध। देखिए, यहां पर भी कॉपर मिलता था, यहां पर भी कॉपर मिलता था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था। तो हड़प्पा वासी जो हुआ करते थे वो कॉपर केवल राजस्थान से ही प्राप्त नहीं किया करते थे, अपितु इस मगान वाले क्षेत्र से भी कॉपर प्राप्त करते थे। ये ओमान का क्षेत्र आज कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये दिलमुन है, इसे बेसिकली व्यापार के लिए प्रसिद्ध साइट हुआ करती थी। इसे आज हम बहरीन से बेसिकली कंसीडर करते हैं। यहां पर अगर हम मेलुहा को देखें तो ये हड़प्पा इंडस वैली को ही दिखाता है, तो हड़प्पा के लिए यहां पर मेलुहा जैसे टर्म को यूज किया गया है। ठीक है, और देखेंगे तो ये सुतकांगे डोर है। तो क्या जल व्यापार होता था? भैया मेरे जल व्यापार होता था। तो क्या सर जहाज निर्मित किए जाते थे? बिल्कुल निर्मित किए जाते थे। तो वाया लैंड रूट भी व्यापार हुआ करता था, वाया सी रूट भी व्यापार हुआ करता था। तो दोनों ही प्रकार के व्यापारों को संपादित किया जाता था। तो इसका मतलब यहां जहाज बनते होंगे? तो बिल्कुल बनते होंगे, शिपिंग इंडस्ट्री वर्क करती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। The Harappan weights followed a specific mathematical pattern. What was the standard ratio for the lower denominations? हड़प्पाई बांट एक विशिष्ट गणितीय पैटर्न का पालन करते थे। निचले मूल्य वर्ग के लिए मानक अनुपात क्या था? हेक्साडेसिमल 1, 16, 256, प्योरली डेसिमल 1, 10, 100, टर्शरी तृतीयक 1, 3, 9, 27, बाइनरी 1, 2, 4, 8, 16। तो ये आपको मालूम है कि बेसिकली हम बाइनरी सिस्टम को ही यूज किया करते थे। निचले मूल्य वर्ग के लिए हम बाइनरी सिस्टम को यूज करते थे और ऊंचे मूल्य स्तर के लिए हम डेसिमल पद्धति को यूज करते थे। ठीक है, तो निचले के लिए हमने यूज किया है आपका बाइनरी सिस्टम और ऊपर के लिए फिर हमने डेसिमल सिस्टम को यूज किया है। यहां पर मैंने दोनों ही रखे हैं, यहां पर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही है, उसी को ही हिंदी में मैंने वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेसी सिस्टम दिस लोअर डिनोमिनेशन को अगर आप देखें तो लोअर डिनोमिनेशन के लिए बाइनरी
सिस्टम को यूज किया जाता था, ठीक है। वाइल द हायर डिनोमिनेशन के लिए हम डेसिमल सिस्टम को यूज करते थे। और इसी को ही मैंने हिंदी में यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द्विआधारी प्रणाली, ये बाइनरी सिस्टम है, 1 2 4 8 16 ये सब। हाँ, और उच्च श्रेणी के लिए हम दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे, ठीक है। तो ठीक है देवियों सज्जनों, आज के सेशन को फिर यहीं विराम देते हैं। लेकिन आप में से कोई भी भाई बहन हमारे साथ मिल करके हमारी पेड क्लासेस में बेसिकली तैयारी करना चाहता है और उसका भी ऑब्जेक्ट है मिशन 6 दिसंबर, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि ये बैच फिर आप ही के लिए है, क्योंकि 7 मई से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां मैं आपके साथ पूरे मेंस के इतिहास सेक्शन को लूंगा, पेपर 5 के सेक्शन को और इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा जो मेरा प्रभाव रहता है, सबसे ज्यादा जो मैं वर्क करता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आंसर राइटिंग के ऊपर ही करता हूं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग उतना सिलेक्शन आपका इजी हो जाता है। ये एक टिपिकल पार्ट जरूर होता है आंसर राइटिंग का, लेकिन मेरे भाई और बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आप जितना जूझेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को वर्क करेंगे, विश्वास कीजिए उतनी जल्दी आप सिलेक्शन को प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और यहां पर आपका स्वागत करता हूं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, साई लाइव, ठीक है। तो साई को याद कर लीजिए, लाइव कर दीजिएगा, या आप मुझे डायरेक्टली यहां पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9289996923। यहां पर आप हमारे मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। सुमित सर ने बेसिकली कहा है कि आप लोअर से लोअर प्राइस पे हमें प्रोवाइड कीजिए बैच को, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट बेसिकली प्रोवाइड करेंगे। एज अ पर्सनल मेंटोर के रूप में भी मैं आपके साथ यहां जुड़ूंगा। 2 प्रकार के बैच हैं, आपको मैं बस इतना ही कहूंगा, समग्र तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई प्लैटिनम को ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। आपको बुक्स आपके घरों में प्रोवाइड की जाती हैं, इंग्लिश या हिंदी जो भी माध्यम आपका हो। एनसीईआरटी की पूरी बैचेस आपको दिए जाते हैं 6 से लेकर 12 तक। प्रीलिम्स मेंस पूरी टेस्ट सीरीज आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है, और पर्सनल मेंटोरशिप तो हमारी आपको मिलती है टीचर के रूप में, और साथ ही 4 सालों का आपको इसमें पूरा वैलिडिटी दिया जाता है। सिलेबस आपका 1 से सवा साल के भीतर खत्म किया जाता है। देखने की सुविधा 4 सालों तक रहती है, आंसर चेकिंग कराने की सुविधा 4 सालों तक रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी का हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।